चलिए जी, मुझे लगता नहीं है कि आज हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होगा, जिसमें मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा था कि हम उसको ख़त्म कर लेंगे अपने चैप्टर को और बाकी जो हमारा टाइम होगा वो थोड़ा बहुत हम रिवीजन में स्पेंड कर लेंगे। ऐसी ऐसी बात ही कुछ की थी हमने कि नहीं? जी सर। सर अभी अटेंडेंस तो नहीं ली ना सर? आपने भागना है कि नहीं भागना ये बता दें। नहीं सर, वो फिर एब्सेंट लग जाती हैं सर। सर हर लेक्चर में ऐसे ही पूछता है। चलो कोई नहीं यार, दुख एब्सेंट का दुख ना किया करो। क्यों एब्सेंट का क्यों दुख कर रहे हो? सर लगी हुई है ना। अच्छा चलो, बड़ी दिल पे सर लगी है, सर बड़ी आप जोर सर से लगी। सर आप सर आप बाद में डी बार करके कह देंगे डी बार का क्यों दुख ले रहे हैं सर। नहीं नहीं यार, ना मुझे किसी को डी बार करने का शौक है, ना मुझे किसी को फेल करने का शौक है। हाँ, अगर आप खुद से कोशिश करें डी बार होने की या फेल होने की, तो वो दोनों चीजें आपके इख्तियार में है। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। सर आप हमारी कोशिश को नाकाम बना देना सर, ऑल प्रेजेंट्स करके। यहाँ तक। हाँ जी, मैंने ये बताया है कि एग्जाम्पल 4.10 अच्छा बच्चों, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे एंड इंसान जितना मर्जी बड़ी उम्र में चला जाए, जब भी कोई एक्स्ट्रा छुट्टी आती है ना, तो दिल को खुशी होती है। तो टुमारो इज द लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि कल छुट्टी है। तो और सर छुट्टी भी कल, सर ऐसी हो तो फिर सर और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, हफ्ता इतवार के साथ मिली हुई। चलो आगे फिर मेड्स तो भी है ना सर, तो खुशी पे पानी फिर दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि खुशी में पानी फिर गया बिट्स की वजह से, ये बात सही है। चलो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। अच्छा बच्चों, ये दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है। और यार, हमें अब तक ये बात पता चल गई है कि जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जो एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एंड उस एनर्जी को अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज दैट एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ द चार्जेस विच आर प्रेजेंट, सही है। और एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो सिस्टम है ना, जिसमें काफ़ी सारे चार्जेस हैं आके बैठ गए हैं, और उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई है। तो अब ये एक सॉर्ट ऑफ आप यूँ कह लें कि इक्विलिब्रियम सिस्टम बन गया है, ठीक है। एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बन गया है। और एनर्जी स्टोरेज हम इस वजह से कहते हैं कि जो पीछे हमने पोटेंशियल पढ़ा है, वहाँ से हमें ये थोड़ी इन्फ्रेंस या इंसाइट मिली है कि अगर हम इस सिस्टम में किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहेंगे, तो वी वुड नीड टू अप्लाई सम फोर्स, या वी वुड नीड टू डू सम वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज फॉर मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो इस सारी बात का मतलब यही है कि इनहेरेंटली सिस्टम के अंदर एक एनर्जी आ गई है, ठीक है। और वो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आई है, वो एट प्ले है to do different things, and if you want to change the system, तो you need to counter that energy, ठीक है, so that आप कोई भी काम कर सकें in order to disturb the system in from its steady state या equilibrium condition, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एनर्जी चार्जेस की वजह से है, तो हम ये डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हैं कि अच्छा, अगर किसी भी जगह पे एक सर्टेन नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, या कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें पता हो, तो हाउ मच एनर्जी इज कंटेन्ड विद इन दैट सिस्टम। और इसकी एप्लीकेशन इस तरह से होगी कि
आप में से कितने लोग वायरलेस चार्जिंग से फेमिलियर हैं? कितने लोगों यूज ने नहीं इसको की लेकिन एक्सपीरियंस? पता है सर। ठीक है, क्या पता है आपको वायरलेस चार्जिंग के बारे में? कुछ नहीं, बस पता है, ऐसे नॉलेज नहीं है, लेकिन देखा हुआ है, मतलब वायरलेस चार्जेस wireless जस्ट लाइक charging द is सर कॉइल जैसे। मैग्नेटिक कॉइल्स होती है ना, की वजह से चार्ज होती है। इंडक्शन हाँ। की क्या? यस, मैग्नेटिक इंडक्शन की कॉइल्स वजह से होते हैं, चार्जिंग होती है। इंडक्शन, एक ठीक है, कॉइल इंडक्शन से होती क्या है मुराद? मोबाइल में और एक होती है जो भी कोई चार्जर होता है, तो वो जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, उसकी वजह से हाँ, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, वेरी गुड। अब हर आपने हर फोन पे यूज हो ईएमएस का सकता है। कोर्स आपने कहाँ तक पढ़ लिया? नहीं ईएमएस का कोर्स आपने कहाँ तक पढ़ लिया? सर, EMS हम इंडक्शन मोटर के पास, दरमियान से हमने चैप्टर 4 5 मोटर स्किप स्टार्ट कर दिए। इंडक्शन मोटर आपने स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात आपको पता है ना कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर आप रोटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दें और उस रोटर को घुमाना शुरू कर दें तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड उसको फॉलो करती है, ठीक है, एक ये केस होता है। और जनरेटर में ये होता है कि जी जब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है दूसरी कॉइल्स के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर एक एनर्जी इंड्यूस करती है, राइट? ऐसे ही है कि नहीं? हाँ या नहीं? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है ना? ओके। तो अब जो अब आप ये देखेंगे, आपने करंट प्रोड्यूस किया, ठीक है, और रोटर के अंदर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, ठीक है, लेकिन अब आप जब इसको स्टेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इसकी मदद से आप स्टेटर में एक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? तो अब आप क्या कर रहे हैं? वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर, राइट? ऐसी बात ही है ना? जी सर। ठीक हो गया? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी या जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी उसके अंदर ऑलरेडी कुछ एनर्जी मौजूद थी, तभी वो ट्रांसफर हुई ना, फ्रॉम वन कॉइल टू अनदर। यस सर। ठीक है, तो वो एनर्जी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, ये बात हम डिटरमिन करना चाहते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स करंट है, तो एक सी बात इसमें ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डिपेंड करेगी करंट सोर्स के ऊपर या द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, या एट एनी प्लेस, राइट? ओके, हाँ या नहीं? बात रिपीट तो लेट करेंगे। अस जी बेटा, मैं ये बात, अगर आप लोग अगर अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, तो ये कोई ना लॉगिन करके भाग गया बंदा लगा, ठीक है, ओके। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मेन सोर्स करंट है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी होगी ये डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ करंट क्या है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स, ठीक है। तो इन हाइंसाइट हमें लगता ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितने, यानी किसी भी जगह पे कितने चार्जेस मौजूद हैं या चार्ज डेंसिटी वहां पे क्या है, ठीक है। तो इन हाइंसाइट दिस दिस थिंग मेक्स सेंस। इस चीज़ की एक और एप्लीकेशन जो हमें पता चलती है या जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है जो हमें इस चीज़ की तरफ थोड़ा अंदाज़ा देता है, वो है कैपेसिटेंस, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है दैट इज C इज इक्वल टू क्यू बी, राइट? ऐसे ही होता है, यही होता है, C इज इक्वल टू क्यू बी होती है कैपेसिटेंस। अब कोई बंदा अनम्यूट कर, यस सर। यस सर। है ना? तो आप ये देखें
कि अगेन जो कैपेसिटेंस है दैट इज स्टोरेज ऑफ, एक्चुअली हम कहते हैं कि स्टोरेज ऑफ चार्ज है, लेकिन ये स्टोरेज ऑफ चार्ज नहीं होता। विद इन अगर आप कैपेसिटर देखें तो यहाँ पे चार्जेस हैं, तो विद इन द कैपेसिटर इट इज स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है, और जो इसकी एनर्जी है दैट इज द एनर्जी विच इज कंटेन्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इस बात पे डिपेंडेंट है कि यहाँ पे कितने चार्जेस हैं और यहाँ पे कितने चार्जेस हैं, यानी जो चार्ज डेंसिटी है वो इस बात को गवर्न कर रही है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमें यहाँ से भी पता चलती है। ठीक है, तो मोर इज द चार्ज डेंसिटी, मोर आर दी more is the electric flux density and more is the electric field intensity at any point. ठीक हो? Okay. So now let us see this network. ठीक है, we have three charges Q1, Q2 and Q3, and this is some region which is to start with it has zero potential, यानी potential less कोई भी arbitrary region है, and we want to shift these three charges to this region, या we want to place these charges to this region. ठीक है, अब हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने चार्ज नंबर Q को पकड़ा और हमने उस रीजन के अंदर प्लेस कर दिया, और हम ये कह रहे हैं कि इस चार्ज Q1 को यहाँ पे रखने में हमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करनी पड़ी, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि बिकॉज दिस इज अ पोटेंशियल लेस रीजन टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो इस पोटेंशियल लेस रीजन में देयर इज नो एनर्जी करंटली। ठीक है, तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पे लेके आए तो वी डिडंट नीड टू डू एनी वर्क, बिकॉज हमें किसी एग्जिस्टिंग फोर्स को काउंटर नहीं करना पड़ा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया, लेकिन जब यहाँ पे ये चार्ज आ गया Q1 को, जब हमने इस जगह पे प्लेस कर दिया P1 के पॉइंट के ऊपर, तो नाउ इसकी वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप मेजर करेंगे तो देयर वुड बी सम पोटेंशियल बाय वर्च्यू ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू मूव दिस चार्ज एट दिस पॉइंट, पॉइंट P2 के ऊपर अगर हम इसको यहाँ पे लेके आना चाहें, तो अब ऑलरेडी देयर इज सम एनर्जी इनटू द सिस्टम, सो इस चार्ज के आने की वजह से वो एनर्जी डिस्टर्ब होगी, या इस चार्ज को यहाँ मूव करने के लिए आपको इस पॉइंट के पोटेंशियल को काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, जितना वर्क डन इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड है, आपको वो एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, बिकॉज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो whatever is the potential at this point and the amount of charge that you want to bring over here, you would need to do that much of work done. ठीक है, सर ये और जो जो W2 है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा? अभी मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव साइन को भी हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, अभी इसको आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को होल्ड ऑन कर लें। ठीक हो गया, ओके सर। नाउ अब हमारे पास दो चार्जेस हो गए। नाउ देयर इज अ पॉइंट P3। अब इस पॉइंट P3 के ऊपर देयर आर टू टाइप ऑफ पोटेंशियल्स, या जो ओवरऑल पोटेंशियल होगा वो अब Q1 की वजह से है और Q2 की वजह से है। ठीक है, तो वी वुड हैव V13 and V23। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू मूव दिस चार्ज टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो वी हैव टू अगेन काउंटर टू पोटेंशियल्स। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अच्छा, जो आपकी नेगेटिव वाली बात है वो इस वजह से कि पहले चार्ज के लिए तो जीरो वर्क डन। ठीक है, दूसरे चार्ज के लिए अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लगा लें, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लगा लें, तो दैट वुड बी जस्ट अ रिप्रेजेंट, ओवरऑल जो सम होगा वो अगेन इनका एडिशन होगा, दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल सम आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, या कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नेगेटिव साइन है दैट वुड बी ओनली अ रिप्रेजेंटेशन दैट यू आर डूइंग सम वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम। ठीक है,
लेकिन सर, अभी हम ठीक है टोटल जी। अमाउंट ऑफ वर्क डन डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड है, तो नेगेटिव साइन ना भी लगाएं तो इट इज ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। तो हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए। नाउ जस्ट टू फॉर सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द टोटल वर्क डन, ठीक है, या दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा आसान करना चाह रहे हैं, तो हमने ये कहा कि लेट अस पुट दीज चार्जेस इन रिवर्स ऑर्डर। उसका मतलब ये है कि लेट अस फर्स्ट पुट Q3 देन Q2 एंड Q1, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि अब Q3 की W3 पहले आ गया, W2 बाद में आ गया, W1 पहले आ गया। प्रीवियसली W1 0 था, अब W3 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में आप ऐड कर दें, ठीक है। उसकी रीजन अभी हम आगे जाके देख लेते हैं क्या। इन दोनों को आप अगर ऐड कर दें तो यू रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर जब दोनों को ऐड किया तो 1 + 2 ये आ गई आपके पास, ठीक है। दिस इज दिस वन। अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस इज एक्चुअली 1 2 और 1 3, 2 1 2 3, 3 1 3 2, तो टोटल मिला के पोटेंशियल एट पॉइंट 1, टोटल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 2, टोटल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 3, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। जो टोटल हमारे पास एनर्जी आई दैट इज नाउ दिस थिंग, ठीक है। अब फॉर अ लाइन चार्ज, फॉर अ सरफेस चार्ज, फॉर अ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है इसको हम अभी आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, तो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। रो वी डेल डॉट टी, आगे ये पोटेंशियल आ गया। ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमने इसके ऊपर लगाई जिसके अंदर ये दो वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया, ओके। अब तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गए। अब अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे इस जो ये पहली टर्म है इसके ऊपर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करता है। जब हमने डाइवर्जेंस थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई किया तो अब आप ये देखिए, ये नीचे इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लिखी हुई है। जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, 1/r या 1/r²? R²। आर आर और ठीक है। इसकी क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, 1/r या 1/r²? स्क्वायर सर, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। जो ds है वो क्या है, r² या r³ या r सरफेस एरिया? सर ds तो सरफेस एरिया तो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ओके, r², ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो पहली टर्म है दिस इज 1/r, ठीक हो गया। इस वाले को देखिए 1/r², ठीक है। अगेन पोटेंशियल 1/r dV/r³, ठीक है। तो अब वो कह ये रहे हैं कि इफ यू कंसिडर एट अ वेरी फार अवे पॉइंट या इफ यू कंसिडर अ वेरी लार्ज एरिया, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है बिकॉज दिस इज वेरिंग बाय रिस्पेक्ट टू 1/r, तो हम इसको कहते हैं कि दिस विल टेंड टू 0, ठीक है। r इज वेरी लार्ज, r इज वेरी ग्रेटर देन 0, लिमिट नहीं कहना चाहिए। और जो ये वाली है ये टर्म हमारे पास बच जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ठीक है। तो एक तो वो बात जो आप कर रहे थे कि नाउ वी आर बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट द सिस्टम, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है।
दूसरा हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, जब हमने रिप्लेस किया तो हमें ये पता चला कि ओवरऑल जो हमारी एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, नंबर 1, और उस मीडियम की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हमने चार्जेस को इनक्लोज किया हुआ है, उस मीडियम की अपनी परमिटिविटी क्या है। ठीक है, फॉर द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस, तो इट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल एट एनी पॉइंट। एंड अब हमने क्या किया कि उसके रिलेशन को, यहाँ तक जब हम थे तो दिस वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चार्जेस एंड पोटेंशियल्स। अब ये सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आसानी हुई कि वी ओनली नीड टू नो कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर एरिया या एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ऑल्दो के ई फील्ड जो है ये भी हम या तो पोटेंशियल के तरीके से कैलकुलेट करेंगे या हम चार्जेस की मदद से कैलकुलेट करेंगे बाय फॉलोइंग कूलम्स लॉ, या फॉर दैट मैटर पोटेंशियल गॉसेस लॉ के जरिए से भी कर सकते हैं, जिसमें अगेन हमें चार्जेस की इंफॉर्मेशन पता होगी, तो डिटरमिन तो वैसे ही होगी। ठीक है, लेकिन से फॉर एग्जांपल यू हैव सम इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कर लेता है, ठीक है, और आपको चार्जेस या पोटेंशियल इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पे, जिस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ट्रैप्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैप्ड है, कितनी एनर्जी होगी ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए या इस इंटेग्रल को ख़त्म करने के लिए हम इस टर्म को कह देते हैं, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये है ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी है उसमें खाली ये चीज़ होगी, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किसी भी जगह पे वो इस बात के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज फॉर अ क्लोज्ड सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी जगह पे ट्रैप हुई हुई है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। इसको देखिए एग्जांपल को, 3 पॉइंट्स हैं और उनकी लोकेशन आपको बता दी है और आपको कहा है कि जी एनर्जी डेंसिटी डिटरमिन करिए। ठीक है, तो एक तरीका एनर्जी डिटरमिन किए, तो एक तरीका ये है जिसमें आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस पॉइंट पे आप एनर्जी डिटरमिन करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है जिसमें ये रिलेटिव पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं और एक तरीका ये है कि जिसमें ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या पढ़ा है या क्या क्या सीखा है। सर 3 का भी एक ओवरव्यू दे दें। ओके, चलें जी, चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर नंबर 4 मैं अपनी याददाश्त पे थोड़ा रिलाई करूँगा, आप लोग मुझे आगे फर्दर गाइड कर दीजिएगा कि हमने क्या किया हुआ है। ये जो DL और DS DV ये हमने चैप्टर 2 में किए हुए या चैप्टर 3 में किए हुए? आई गेस ये चैप्टर 3 में किए थे, ठीक है, मुझे पक्का याद नहीं है। मेरा भी ख्याल है कि ये चैप्टर 3 में किए हुए हैं। चैप्टर 2 में वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आई गेस। यस। ठीक है, तो चलें चैप्टर 1 में है जी स्केलर्स, वेक्टर्स, उसकी बिल्कुल बेसिक है, मल्टीप्लिकेशन और यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, ये चैप्टर 1 में है मेनली। चैप्टर नंबर 2 में है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, और मेरा ख्याल है ये भी उसी में ही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स DL DS DV प्रोबेबली, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और तीसरा है कांस्टेंट
सरफेसेस, ठीक है। हाँ जी, नहीं ये इसमें नहीं है, ये चैप्टर 2 में नहीं है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कांस्टेंट सरफेसेस। चैप्टर 3 में हमारे पास है डीएल, डीएस, डीवी। उसके बाद है हमारे पास लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन, ठीक है। फिर हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल या आउटवर्ड फ्लक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। सरफेस सर इंटीग्रल या इनका ना आउटवर्ड फ्लक्स। जी बेटा, इन चीज़ों का यूज़ केस भी बता दें, जैसे सरफेस इंटीग्रल हम बता लेते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, बता देता हूँ बेटा। इस मैं तरह अभी ना। बस अपने पास लिख ओके। लूँ ना कि हमने क्या क्या किया है। डेल ऑपरेटर, और फिर आगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ठीक है। ये काम किया हमने। फिर हम आगे चैप्टर 4 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ किया, ठीक है। फिर कूलम्स लॉ को हमने अप्लाई किया फॉर पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, ठीक है। तो Q, रो L, रो S एंड रो V। फिर हम शिफ्ट हो गए गॉसेस लॉ के ऊपर, एंड फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। यही जो सारी चीज है ये हमने की विद रिस्पेक्ट टू गॉसेस लॉ, ठीक है। दोबारा से इस चीज को रीडू किया। तो एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न तो उसमें ये शामिल है। और वैसे उसके बाद हमने फिर पोटेंशियल किया विच इज V, और फिर हमने अभी आज एनर्जी की है, और डाइपोल भी किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यानी ये सारा कुछ हमने किया है, और यहाँ तक आपका OST1 है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज सही हो गया। दिस इज योर OST1, ओके। अब हम चलते हैं कि ओके जी जनाब, DL, DS, DV, ये तीनों क्या है जनाब? ये हैं स्मॉल थोड़ा लेंथ। डिस्कनेक्ट हो गया था, आप काइंडली बताएंगे कहाँ तक के सिलेबस हमारा? बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ तक। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो DL क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल लेंथ। दिस इज स्मॉल सरफेस, ठीक है, एंड दिस इज स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? DL इज जनरली यूज्ड फॉर लाइन इंटीग्रल, ठीक है। जो DS है दैट इज यूज्ड फॉर सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में DL की वैल्यू, DS की वैल्यू डिफरेंट है। आपको करना ये है, या आपको चाहिए ये, कि आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में DL जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, और देखें कि DL जो है वो उसका टोटल वेक्टर क्या बनता है, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स में। और उससे फिर आपको सरफेसेस और वॉल्यूम की समझ लग जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। वॉल्यूम में बहुत आसान है, जो तीनों कंपोनेंट्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सरफेस में किसी एक को, दो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा जो है वो सरफेस नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बारी आ गई लाइन इंटीग्रल की, ठीक है। लाइन इंटीग्रल का काम क्या है? इट गिव्स यू कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ठीक है, along a path, ठीक है।
and if that line is a closed line, so it helps us in calculating the circulation. ठीक है, सर्कुलेशन हमें क्या बताती है? सर्कुलेशन हमें वही बताती है जो हमें कर्ल बताती है, और सर्कुलेशन का मकसद ये होता है दैट वी वांट टू डिटरमिन कि वेदर द फील्ड इज मूविंग इन अ राउंड, या वेदर द फील्ड इज सर्कुलेटिंग अबाउट एनी पॉइंट और नॉट. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट टू डिटरमिन. से फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट P. ठीक है, और आपको जो क्विज होगा, क्विज था जो आपका, उसमें आई गेव यू अ वेक्टर. ठीक है, जिसके 3 AX AY AZ था, और मैंने आपको कुछ सवालात पूछे थे. मैंने आपको बताया था कि बताएं कि ये रोटेशनल है या नहीं है. दूसरा मैंने आपको कहा था कि जी आप कंसिडर करें कि ये फील्ड फ्लो कर रही है किसी सिलेंडर के ऊपर से, तो जो सिलेंडर टॉप है उसके ऊपर जो सर्कुलेशन है उसको आप कैलकुलेट करें. ठीक है, और तीसरा मुझे भूल गया कि तीसरा मैंने क्या कहा था. हाँ, तीसरा मैंने शायद पूछा था कि पता नहीं फ्लक्स और लाइन इंटीग्रल में यस सर, पूछा था, नॉट श्योर. टोटल फ्लक्स क्या था? ठीक है, हाँ, टोटल फ्लक्स क्या था. ठीक है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स सबसे पहले तो ये कि क्या ये रोटेशनल है या नहीं है, कैसे आप डिटरमिन करेंगे? वो लेंगे इसका सर। सर कर्ल फाइंड ठीक है, इसका कर्ल डिटरमिन करेंगे. डेल क्रॉस जी अगर वैल्यू 0 है तो क्या होगा? नॉन रोटेशनल या रोटेशनल? नॉन रोटेशन नॉन रोटेशनल लगा सर, अगर 0 है तो रोटेशन कर रहा है. आप दूर हो गया. ये किसी को मार पड़ रही है उससे बेलने से, या रोटियां पक रही हैं? हाँ भाई बोलो, अगर डेल क्रॉस जी इज इक्वल टू 0 तो इज इट रोटेशनल और इरोटेशनल? बताओ. रोटेशनल इरोटेशन सर। इरोटेशन ये रोटेशनल. कैसे हल निकलेगा? सर ये रोटेशनल. सर आप ही बता दो। सर इरोटेशनल होगा ना, क्योंकि जब कर्ली 0 है उसकी तो. ठीक है, इरोटेशनल. इफ कर्ल इज 0 तो इट्स मींस इट्स नॉट कर्लिंग. ठीक है, द वैल्यू इफ पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड, इफ नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड साइड, या एनीवे. अच्छा जी, दूसरा क्या करना था आपने? दूसरे में क्या करना है आपने? फ्लक्स निकालना था. सर्कुलेशन सिलेंडर सर्कुलेशन कैसे डिटरमिन करेंगे? सर्कुलेशन कैसे डिटरमिन होती है जनाब? व्हाट इज सर्कुलेशन, ये अभी मैंने आपको बताया. सर डेल क्रॉस जी डॉट डी एस. सर डाइवर्जेंस निकाल सकते थे, मतलब बेटा निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं ना, जी डॉट डी एल कर लें सीधा सीधा. सर पे इसको डाइवर्जेंस से भी निकाल सकते हैं आगे, मतलब इक्विवेलेंट करके लिख लें. बेटा आप ये भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर लें. सबसे पहली बात तो ये कि अगर कल नहीं कर रहा तो सर्कुलेट भी नहीं करेगा, एक बात हो गई. दूसरी बात ये कि अगर आप सर्कुलेशन डिटरमिन भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे डीएल वुड बी, क्या होगा डीएल? एक सिलेंडर के लिए डीएल क्या होता है? जो सिलेंड्रिकल टॉप सरफेस है उसके लिए डीएल क्या होता है? सिलेंड्रिकल फाई रो डी फाई. हाँ जी, रो डी फाई. ठीक है, डीएल इज रो डी फाई, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ए फाई. ऐसे ही है ना? यस सर. ठीक हो गया. सर तो यू कैन डू जी डॉट डी एल, लेकिन इन हाइंडसाइट इफ यू अप्लाई स्टोक्स थ्योरम ऑन इट, इफ सर्कुलेशन, इफ कर्ल इज 0 देन सर्कुलेशन शुड बी 0 एज वेल. ठीक है, अल्टीमेटली 0 होगा. ठीक हो गया, बिकॉज स्टोक्स थ्योरम इन दोनों को आपस में रिलेट कर देता है. ओके, ये डिटरमिन टोटल फ्लक्स अगर आपने डिटरमिन करना हो तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जी डॉट टीएस.
ठीक है, और ds क्या लगेगा आपका? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? यस सर, जी के नॉर्मल है, ठीक है, ए जी होगा। ए जी का नॉर्मल है, तो डी यस रो सर। रो डी फाइव, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैड टू डू इन दैट क्विज, सही है। तो अब मैंने आपको ये कहा ठीक है। कि आप लाइन इंटीग्रल डिटरमिन करते हैं कंपोनेंट डिटरमिन करने के लिए या सर्कुलेशन डिटरमिन करने के लिए, ठीक है। और जो फ्लक्स है या सरफेस इंटीग्रल जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन फ्लक्स, ठीक है, which is generally outward flux, ठीक है, net outward। ठीक हो गया? अच्छा जी, जब आप ये काम आप करते हैं, और जो फ्लक्स है इसको आप दो तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। साइज इक्वल टू, आप गॉसेस लॉ आपको क्या बता, प्रीवियसली आप क्या कर रहे थे, डी डॉट डी एस, राइट, ऐसे कर रहे थे ना। जी। तो वैसे गॉसेस लॉ आपको ये बताता है कि चार्ज इनक्लोज्ड इज आल्सो इक्वल टू फ्लक्स, ठीक है। यस तो सर। इट डिपेंड, और यहाँ से आपके पास जो रिलेशन आया था दैट वाज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है। तो इफ यू हैव डी you can determine rho v. If you get rho v, तो you can do rho v dv total charge, ठीक है। तो this total charge will be equal to flux, ठीक है। तो डिपेंड्स कि आप इससे ये डिटरमिन करना चाहते हैं या इससे ये डिटरमिन करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, ओके। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कूलम्स लॉ जब हमने अप्लाई किया था रो एल के ऊपर, रो एस के ऊपर, रो वी के ऊपर, या क्यू के ऊपर फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो जो मेन कंपोनेंट जो एग्जिस्ट करता है दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अलोंग द रेडियस, ठीक है। मसलन पॉइंट के जिस तरफ भी आप चले जाएं द कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई विच इज ई आर। लाइन के ऊपर जो डोमिनेंट कंपोनेंट दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जो सरफेस है अगेन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जो वॉल्यूम है अगेन इन रेडियल डायरेक्शन या परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दीज आर दी मेजर कंपोनेंट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये है। फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मीडियम डिपेंडेंट, E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R square, ठीक है। तो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द मीडियम, इफ इट इज फ्री स्पेस तो इट इज एप्सिलॉन नॉट। आगे जाके हम देखेंगे कि इफ इट इज समथिंग एल्स, इफ इट इज नॉट फ्री स्पेस तो देयर वुड बी सम अदर वैल्यू ओवर हियर। लेकिन जो फ्लक्स है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज अगर आप इसको फ्लक्स में कन्वर्ट करें बाय वर्च्यू ऑफ दिस फॉर्मूला तो इट वुड बी ओनली Q ओवर 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। दिस वुड बी योर फ्लक्स। तो अब फ्लक्स जो है दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि कितने चार्जेस की वजह से कितनी फ्लक्स लाइंस बनी हैं, ठीक है। उन फ्लक्स लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, ठीक है, कि विच सॉर्ट ऑफ मीडियम यू आर डूइंग इट। फ्लक्स डेंसिटी हो गया। उसके अलावा पोटेंशियल तो हमारे इसमें है नहीं शामिल। गॉसेस लॉ हमने ऑलरेडी ये देख लिया है, ठीक है। और
ये बस आप बात यानी आपको ये जुबानी याद होनी चाहिए। बाकी और बता दीजिए, यानी मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 3 था उसमें वी हैड gradient which is del v कह लें, और उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ग्रेडियंट की दैट इज e इज इक्वल टू माइनस डेल v। ठीक है, जो डाइवर्जेंस था हमारे पास दैट वाज डेल डॉट a, और इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन विच इज डेल डॉट d इज इक्वल टू रो v। ठीक है, जो कर्ल है दैट इज डेल क्रॉस a, इसकी जो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है दैट इज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0। तो ये है, तो ये तीनों प्रैक्टिकल केसेस हैं कि डेल ऑपरेटर को अगर हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एज लॉन्ग एज दैट स्केलर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमने डेल ऑपरेटर को फ्लक्स डेंसिटी से डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें टोटल चार्ज डेंसिटी पता चल गई। अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, जब हमने डेल ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर्ल किया तो हमें ये पता चला कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशनल है एट एनी पॉइंट या नहीं। क्योंकि इसका जवाब 0 आया तो इसका मतलब है कि हम इससे ये फिजिकल सिग्निफिकेंस इन्फर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये है कि E इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड starts at positive and terminates at negative charge। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड flows in straight lines। ठीक है, does not cross into each other। ठीक है, lines do not cross into each other या into itself आप ये कह सकते हैं। ठीक है, does not cross into itself। तो ये है, this is what we have done so far। तो आप बता दीजिए if you want to do anything else या if you want to learn anything else। सर मिड के बारे में बता दें कुछ, कैसा मतलब कितने टाइम वगैरह का है वो चीज़ें। यार बेटा मिड अभी बनाया नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वुड रेंज फ्रॉम समथिंग 1 hour 15 minutes टू probably 1 hour 30 minutes। और जो टाइम आपको एलोकेट किया गया है वो आई थिंक 2 hours का है अगर आप डेट शीट देखें तो, जिसमें आप यूँ कह लें कि अपलोडिंग टाइम और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो आई थिंक के exam would be somewhere 1 hour 30 minutes and you will have 30 minutes of uploading time available। तो ये इस तरह से है बात। ठीक है। ठीक है बेटा, और सब खुशबाश, एनीथिंग एल्स? जी सर आप खुश हैं। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला खुशी रखे, हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें यार। आप नहीं खुश सर? मैं भी खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का। दुआ करवाने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान खुश नहीं है। ठीक है सर, फिर आप हमारे लिए करा करें, हम आपके लिए करेंगे। लंबी जिंदगी दे और बहुत सारा पैसा दे, नहीं खिदमत नहीं, करने का। लंबी नहीं चाहिए, खुश बात क्यों? चाहिए बस। अच्छा, सेहत और तंदुरुस्ती दे आप लोगों को। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डू रिमेम्बर इन प्रेयर्स। ओके ओके सर। ओके, अल्लाह ओके हाफिज़। बेटा।